नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों से संवाद करते हुए उत्तर प्रदेश की आर्थिक और विकास संबंधी उपलब्धियों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में कोई निवेश नहीं करता था और लेकिन अब जो है प्रदेश ने निवेश के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। सीएम योगी ने बताया कि पिछले 8 सालों में यूपी की जीडीपी में लगातार जो है बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून व्यवस्था और सड़कें पर्याप्त नहीं थी, लेकिन अब पूरे प्रदेश में एक्सप्रेसवे का बेहतरीन नेटवर्क तैयार किया गया है, जो व्यापार और यात्रा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि लाभ बिना भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी साझा किया कि प्रदेश में अब तक 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो यूपी की आर्थिक क्षमता और व्यापारिक आकर्षण को दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश और विकास के साथ साथ कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी विशेष ध्यान दिया गया। उनका मानना है कि प्रदेश की प्रगति तभी संभव है जब जनता और सरकार का विश्वास मजबूत रहे और विकास योजनाएं सभी तक समान रूप से पहुंचे। भारत को दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरते हुए हम देख रहे हैं। हर एक सेक्टर में भारत की जो सफलता है वो अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का जो यशस्वी लीडरशिप है उसका परिणाम है और प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने आज से 8.5 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब में और आज में ये व्यापक परिवर्तन हर एक सेक्टर में हमें बदलते हुए दिखता है और उसको उस बदलते हुए माहौल में हम सब देख सकते हैं। खासतौर पर जो भी नगर निगम या नगर पालिका के हमारे चेयरमैन या नगर पंचायतों के चेयरमैन इस संवाद में जुड़े थे, आपने सबके मुंह से इस बात को सुना होगा कि उन्होंने अपनी इनकम को बढ़ाया है। लेकिन इससे भी आगे और भी संभावना हमारे पास हो सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, आज से 8 साल पहले उत्तर प्रदेश की जो कुल जीडीपी थी वह 12,75,000 करोड़ थी और इस वित्तीय वर्ष के अंत में हम उसको 35 से 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने जा रहे हैं। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की 43,000 थी, आज हम इस वित्तीय वर्ष में उसको 1,20,000 तक पहुंचाने जा रहे हैं। अमरोहा में किसानों का सब्र फूटने के कगार पर है। गजवाला की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले धुएं और प्रशासन की लगातार अनदेखी ने किसानों को अब महापंचायत और आंदोलन की ओर मोड़ दिया है। भारतीय किसान यूनियन ने जिलाधिकारी अमरोहा को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है और ये कहा है कि अगर 5 अक्टूबर तक उनकी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 6 अक्टूबर सोमवार सुबह 11 बजे अमरोहा कलेक्ट्रेट का भव्य घेराव किया जाएगा। किसानों की मुख्य मांगे हैं, गन्ने का मूल्य 518 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, अवशेष भुगतान पर 15% ब्याज मिले, लापरवाह चीनी मिलों पर दंडात्मक कार्रवाई हो। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की मनमानी रोकना, केसीसी सब्सिडी लौटाना, नई लिमिट रुपए 5 लाख लागू करना, बिजली निजीकरण, स्मार्ट मीटर और बढ़ी हुई दरों पर रोक, गलत बिलिंग पर सख्ती। किसानों ने प्रशासन से ये भी कहा कि अमरोहा विकास प्राधिकरण का गठन हो, गंगा धाम तिगरी से ब्रजघाट तक रिवर फ्रंट विकसित किया जाए, तेंदुए के हमले में घायल किसानों को मुआवजा मिले, वहीं नहर में पानी छोड़ा जाए। इसके अलावा टूटी सड़कों की मरम्मत हो, नकली खाद और पेस्टिसाइड बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए, ग्रामीण अंचलों में नियमित रोडवेज बस सेवा शुरू की जाए। किसानों ने साफ चेतावनी दी है कि महापंचायत में मुख्य पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त, जिला गन्ना अधिकारी, चीनी मिल प्रबंधक, बैंक अधिकारी, विद्युत अभियंता, जल निगम, पीडब्ल्यूडी, कृषि विभाग और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी शामिल हो। अगर अधिकारी नहीं आए तो किसान आमरण अनशन, भूख हड़ताल और बड़े प्रदर्शन पर मजबूर होंगे। किसानों का संदेश है, समाधान नहीं तो आंदोलन। और 6 अक्टूबर को अमरोहा कलेक्ट्रेट पर यह ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। जो किसानों की विभिन्न समस्याएं जैसे प्रदूषण, अभी गजरोला के अंदर वेस्ट का कंपनी ने जो है जानलेवा गैस छोड़ी थी,
उससे पूरा गजरौला का वातावरण खराब हो गया। इसके साथ साथ गन्ना मूल्य की वृद्धि कराना, जो ऐसी चीनी मिलें जिन्होंने समय पर भुगतान नहीं किया उनका गन्ना क्षेत्र को कटवा के दूसरी चीनी मिलों को दिलाना, आवारा कुत्ते, बंदर और गोवंशीय से पशुओं का समाधान कराना, इन्हीं मुद्दों को लेकर डीएम साहिबा को हमने आज मांग पत्र सौंपा। यदि हमारा ये 5 तारीख तक समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो 6 तारीख को हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अमरोहा से चौधरी शहनवाज मेरे साथ जुड़ गए। शहनवाज, जो है महापंचायत होने जा रही है, भूख हड़ताल की चेतावनी दी जा रही है, मांगे हैं किसानों की, क्या कुछ जानकारी और किस तरह की मांगे? जी देखिए, लगातार जो है भारतीय किसान यूनियन संघ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने जो है एक बड़ा आंदोलन किया है और उसी को लेकर जो है आज डीएम को भी जो है वो मांग पत्र सौंपा है, जिसमें जो उनकी वो मांगे हैं वो मांगे ये है कि जो गजरौला में फैक्ट्री है वो जिस तरीके से जो जहरीली गैस निकल रही है उसके थ्रू जो है जो लोग उससे जो है उसके विरोध कर रहे हैं, उसको बंद किया जाए, उनकी ये मांग है। और गन्ने का जो मूल्य है वो भुगतान किया जाए और लगातार जो है आवारा पशुओं का जो आतंक है, यानी कि आवारा पशुओं का आतंक है, कुत्तों का आतंक है, लगातार इनसे जो है बहुत घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे लोग जो है लगातार कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी जानों से वह को चुकाना पड़ रहा है। लगातार गाय की जो देखा जाए तो गाय से जो है बड़े हादसे होते हैं, सड़क पर आ जाती हैं, जिससे जो है लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और गन्ने मूल्य को लेकर जो है उन्होंने कहा है कि जो बकाया राशि है, जो गन्ने का मूल्य है उसको भुगतान किया जाए। जिस तरीके से बिजली की दरें बढ़ोतरी को लेकर भारी आक्रोश है, भारतीय किसान यूनियन संघ ने साफ चेतावनी दी है, यदि अगर हमारी 5 अक्टूबर तक ये किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 6 अक्टूबर को यानी कि हम 11 बजे कलेक्ट्रेट पर बड़ा घेराव करेंगे। जी बिल्कुल, अगर 5 अक्टूबर तक जो है मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तो 6 अक्टूबर को जो है साफ तौर पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी यहां पर की जा रही है। महापंचायत होने जा रही है अमरोहा मजिस्ट्रेट में। ऐसे में हालांकि स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको तवज्जो देने की जो है मांग की जा रही है, लेकिन ऐसे में ये जो मांग हो रही है, हालांकि हर एक मुद्दे को लेकर, जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली को लेकर, तमाम अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर ये मांग हो रही है और महापंचायत को इसे रूप दिया जा रहा है। इसमें कौन सा बड़ा चेहरा, कौन कौन बड़े चेहरे होंगे जो महापंचायत में शामिल हो सकते हैं अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? देखिए, साफ तौर से भारतीय किसान यूनियन संघ का जो कहना है वो यही कहना है कि जो उनकी जो तादाद है वो भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे और जो है वहां पर जो धरना प्रदर्शन करेंगे और लगातार जो है भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे, जिससे जो है 6 अक्टूबर को जो है कलेक्ट्रेट का बड़ा घेराव करने के लिए ये लोग तैयार हैं। चलिए, एक बड़ा घेराव करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जिस तरीके से आपको बता दें कि मांगे ना पूरी होने पर ये जो धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है, अगर 5 अक्टूबर तक ये मांगे नहीं मानी गई तो 6 अक्टूबर को महापंचायत होने की संभावना है। बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर बहराइच के कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली क्षेत्र के रोहितपुरवा गांव में आदमखोर भेड़िए की मौत ने ग्रामीणों और वन विभाग दोनों को राहत दी है। भेड़िया संदिग्ध परिस्थिति में मारा गया और गन्ने के खेत में उसका शव पड़ा मिला है। वन विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर भेड़िए के शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल सकेगा। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार ये भेड़िया अब तक करीब 20 लोगों को अपना निवाला बना चुका था, जिससे कि क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस भेड़िए ने लोगों और पशुओं दोनों के लिए खतरा पैदा कर रखा था। मामले में और दिलचस्प बात यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद हवाई सर्वेक्षण के दौरान इस भेड़िए को देखा था और उसे मारने के आदेश दिए गए थे। वहीं वन विभाग ने सीएम के आदेश के अनुसार कार्रवाई की और भेड़िए को निष्क्रिय किया। वहीं कैसरगंज डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा कि इसे गोली लगी है या फिर किसी अन्य वजह से मौत हुई है। ग्रामीण अब एक राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि भेड़िए के शिकार की घटनाओं ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया है। देखो साहब, आज कैसरगंज क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी सामने एक भेड़िया मिला है, क्या कुछ जानकारी? कैसरगंज के माजरा तौकली के रोहितपुरवा एक उसका माजरा है, जिसमें कि जो है सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ पर एक मृत भेड़िया जो है मिला है और उसको अपेक्षा में लेते हुए पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए उसको आगे भेज रहे हैं। कैसरगंज तहसील के अंतर्गत मंझरा तौकली क्षेत्र में आखिरकार आज वन विभाग को बड़ी सफलता मिली।
एक वन विभाग को एक मृत भेड़िया गन्ने के खेत में मिला। लगातार 20 दिन से हो रहे भेड़िए के हमले से मंझरा तोकली के क्षेत्र में लोगों में दहशत का माहौल था। हालांकि कल ही सीएम योगी आदित्यनाथ मंझरा तोकली के क्षेत्र में आए थे और मृतक के परिजनों से और जो घायल हुए परिजनों से मुलाकात किया था और उन्होंने मंझरा तोकली के क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण भी किया था। हालांकि हवाई सर्वेक्षण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्होंने भी इस क्षेत्र में 2 भेड़ियों को देखा है। फिर उन्होंने वहां के प्रशासन को आदेश दिया कि हमने भी 2 भेड़िए को देखा है और प्रशासन को ये आदेश दिया कि अगर भेड़िया जिंदा पकड़ा जाता है तो ठीक है, वरना उसको मार दिया जाए। हालांकि वन विभाग को आज बड़ी सफलता मिली और एक भेड़िए को मृत अवस्था में गन्ने के खेत में पाया गया और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली। आपको बता दें, मंझरा तोकली के रोहितपुरवा गांव में आज एक भेड़िया, नर भेड़िया जो कि मृत अवस्था में मिला और भेड़िए के मरने का कारण अभी पता नहीं चल सका है। वही डीएफओ राम सिंह यादव का कहना है कि भेड़िए को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मौत का कारण आखिर क्या है। अब तक जो भेड़िया है अपना शिकार बना चुका है और लगातार जो है टीम तैनात है कि भेड़िए को पकड़ा जाए। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बहराइच से मेरे सहयोगी यूनुस खान मेरे साथ जुड़ गए। यूनुस, जिस तरीके से लंबा वक्त हो गया है और जिस तरीके से भेड़िए का आतंक अभी भी लगातार बना हुआ है बहराइच में, क्या स्थिति देख के लग रही है अभी और वन विभाग की टीम और प्रशासन इस पर क्या कह रहा है? देखिए मैम, 20 दिन से लगातार मंझरा तोकली में जो आतंक मचा रखा था भेड़िए ने, हालांकि कल एक भेड़िए के शव को मृत अवस्था में गन्ने के खेत में पाया गया, लेकिन मरने के कारण का भी पता नहीं चल सका। इस पर 2 सवाल उठते हैं। लोगों का कहना है कि वन विभाग ने इसको गोली मारी, वही वन विभाग का कहना है कि भेड़िए के शव के ऊपर अभी कोई भी गोली या कोई सी चीज का निशान नहीं है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण का पता चल सकेगा। फिलहाल जो है वन विभाग की टीम और क्या कह रही है, क्योंकि जिस तरीके से आतंक लगातार बना हुआ है, गांव वालों को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। हालांकि तमाम दिशा निर्देश जारी जरूर किए गए हैं, लेकिन सवाल वही कि आखिर कोई कब तक अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। हालांकि देखिए, और लोगों ने थोड़ी सी राहत की सांस ली है। जो एक भेड़िया कल मिला है जो मृत अवस्था में, इससे लोगों में थोड़ी राहत की सांस ली। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो हवाई सर्वेक्षण के दौरान 2 भेड़िए को देखा था, अब उसमें सवाल यही उठ रहा कि आखिरकार अगर एक भेड़िया मर गया तो दूसरा कहाँ पे है। तो लोगों में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों का कहना है कि वन विभाग अपना रेस्क्यू बढ़ाई है और लगातार निगरानी भी कर रही है। सीसीटीवी से, ड्रोन से, हर चीजों से निगरानी कर रही है और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द दूसरा भी भेड़िया गिरफ्त में आ जाएगा। चलिए, लगातार जो निगरानी बनी हुई है। बहुत शुक्रिया आपका यूनुस, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो लगातार जो है प्रशासन से लेकर जो वन विभाग की टीम है वो अपनी निगरानी बनाए हुए कि किसी भी तरीके से जैसे ही जो दूसरा भेड़िया अगर मिलता है तो उसे पकड़ लिया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से जो है स्थानीय लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचने पाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि लंबा वक्त निकल जाने के बाद भी अब तक जो है कोई जो है ठोस कदम इस पर वन विभाग की तरफ से उठाया नहीं गया है। कोशिशें तमाम की जा रही हैं। आगरा में थाना डोकी पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए निर्भय गुर्जर गैंग के शातिर सदस्य बबलू टाइगर उर्फ जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। बबलू टाइगर 23 साल से फरार था और अब पुलिस ने उसे धर दबोचा। जानकारी के अनुसार 2002 में थाना पिठौरा क्षेत्र के हरिओम उर्फ कल्ला का अपहरण किया गया था। अपहरण के दौरान 11,11,151 रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने उस समय मुकदमा दर्ज कर हरिओम को सुरक्षित छुड़ाया था। अपहरण मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया था, जबकि बबलू टाइगर फरार हो गया। 23 साल की फरारी के दौरान बबलू टाइगर ने अपनी पहचान छुपाने के लिए महाराष्ट्र पुणे में ट्रक चलाकर काम किया और पुलिस की नज़र से बचता रहा। इस दौरान उसे 50,000 रुपये का इनामी घोषित किया गया था। वहीं 2002 में उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 500 रुपये का इनाम रखा था। पुलिस के मुताबिक बबलू टाइगर 6 महीने तक निर्भय गुर्जर गैंग के साथ रहा, लेकिन फिर अलग हो गया। गिरफ्तारी के समय वो आगरा में दुग्ध व्यापारी का अपहरण करने आया था। पुलिस ने आरोपी को अपहरण के प्रयास से पहले ही दबोच लिया। गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम मिला है। अब आरोपी को कानूनी कार्रवाई के लिए आगे भेजा गया है।
सोनभद्र पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सोने के गहने चोरी में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना आगरा अनपरा थाना क्षेत्र की है, जहां पर मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सीओ पिपरी अमित कुमार ने बताया कि बीते 26 तारीख को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ बदमाशों ने धोखाधड़ी कर उनके सोने के गहने चोरी कर लिए थे। पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास में है। वहीं सोमवार को की सुबह पुलिस दुल्हा पाथर से कुबरी पहाड़ी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 2 बाइक पर 4 व्यक्ति आते दिखे। उन्हें रोकने पर आरोपियों ने भागने की कोशिश की और पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी गोली चलाई, जिससे 4 लोग पकड़े गए और 2 घायल हो गए। घायलों का इलाज नजदीकी चिकित्सालय में किया गया है। पुलिस ने पीड़ित परिवार से गहनों की पुष्टि कराई। बदमाशों के पास से 2 सोने के कंगन, 1 अंगूठी, 2 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और साफ सफाई करने वाला पाउडर बरामद हुआ है। जांच में पता चला कि ये आरोपियों में से 3 बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले हैं। पुलिस का कहना है कि उनका लंगड़ा ऑपरेशन लगातार जारी है और मामले में आगे भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 26/9/2025 को अनपरा मार्केट में रहने वाले एक परिवार के साथ 4 बदमाशों ने उनके गहनों की सोने के गहनों की साफ सफाई के नाम पर उनके साथ धोखाधड़ी करते हुए चोरी कर लिया। इन बदमाशों की धरपकड़ के लिए अनपरा पुलिस लगातार प्रयासरत थी। आज दिनांक 29/9/2025 को प्रातः दुल्ला पाथर बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश का बॉर्डर लगता है, उधर की तरफ बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी कि 2 बाइक में 4 लोग सवार आते हुए दिखे। रोकने पर भागने लगे, भागते हुए गिर गए और पुलिस पर हमलावर हो गए। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी उन पर गोली चलाई। दिनांक रायबरेली में फूड विभाग की टीम ने शहर के कोतवाली क्षेत्र की खोया मंडी में अभियान चलाकर दुकानदारों को जागरूक किया। टीम ने खासतौर पर ये बताया कि मिलावटी खोया कैसे पहचान जा सकता है और खोया खरीदते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। अभियान के दौरान फूड विभाग के अधिकारी दुकानदारों के सामने खोया की जांच कर दिखाते रहे। उन्होंने बताया कि ओरिजिनल खोया में किसी भी तरह का रंग नहीं बदलेगा, जबकि मिलावटी खोया में रंग बदल जाता है। ये सरल तरीका दुकानदारों को खोया खरीदने में मदद करेगा और उपभोक्ताओं को मिलावटी उत्पाद से बचाएगा। फूड विभाग ने दुकानदारों को समझाया कि सिर्फ आंखों से देखने पर ही खोया सही या फिर गलत नहीं पहचाना जा सकता, इसलिए हमेशा जांच कर ही खरीदें। टीम ने इस अभियान में ये भी बताया कि मिलावटी खोया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और ऐसे उत्पादों से सावधान रहने की सलाह दी है। अभियान का उद्देश्य न केवल दुकानदारों को जागरूक करना था, बल्कि ग्राहकों तक भी ये संदेश पहुंचाना था कि वे स्वच्छ और गुणवत्ता खोया ही खरीदें। तो रायबरेली में फूड विभाग का अभियान चला, जिसमें असली और नकली खोया पहचानने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से मेरे सहयोगी राजू तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजू, क्योंकि त्योहारी सीज़न नज़दीक है और ऐसे में दुकानदारों को जागरूक करना, ग्राहकों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इसी कड़ी में फूड विभाग ने एक सफल अभियान चलाया है। कितना सफल ये अभियान रहा और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए लता जी, बता दूं कि जिस तरह से लगातार मिलावटखोरों की पहचान करने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, उसी के तहत अगर देखा जाए तो फूड विभाग की टीम ने एक प्लान किया कि जो मिलावटी खोर है उन पर नकेल किस तरह से कसा जाए। तो सबसे पहले फूड विभाग की टीम ने जो दुकानदार हैं, जो आम जनमानस है, उनको नकली और असली खोए की पहचान करने का तरीका बताया है। ये तरीका जाकर बड़ी दुकानों पर और जहां पर ज्यादा लोग मौजूद थे वहां पर टीम के द्वारा किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि साफ तौर से जो मिलावटखोर हैं उनमें इस पहल के बाद कहीं ना कहीं हलचल जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जो जिला प्रशासन और फूड विभाग की टीम है वो जगह जगह पर अब ये जागरूकता अभियान चलाएगी और दुकानदारों समेत जो आम जनमानस है उसको भी जो नकली और असली खोए की पहचान है वो करने के लिए पूरी तरह से ये बताया जाएगा कि किस तरह से असली और नकली खोए की पहचान की जाए। चलो, लगातार जो अभियान है वो अभी भी जारी है और क्योंकि त्योहारी सीजन है, जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया आपका राजू, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
ऐशबाग के रामनगर क्षेत्र में स्थानीय जनता ने नगर निगम जोन 2 के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि सड़क पर लंबे समय से कूड़े का ढेर लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम की टीम ने अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। क्षेत्रीय जनता ने बताया कि गंदगी और कचरे की स्थिति से न केवल सड़कों पर आवाजाही मुश्किल हो गई है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ गए हैं। लोगों ने कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया, जिससे कि उनकी नाराजगी चरम पर पहुंच गई है। जनता ने नगर निगम कार्यालय के खिलाफ सक्रिय प्रदर्शन किया है और अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे और भी बड़े आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक बीजेपी के चुनाव चिन्ह के सामने भाषण देते दिखाई दे रहे हैं। रूमी का कहना है कि ये सरकारी कार्यालय था और लेकिन भाजपा ने इसे हाईजैक कर लिया। विधायक ने बताया कि इस दौरान कार्यक्रम का उद्देश्य जनता के सामने सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारी देना था, लेकिन बीजेपी नेताओं ने मंच और कार्यक्रम का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। रूमी ने इस मामले में अधिकारियों और विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी दर्ज कराई है। सपा विधायक ने कहा कि जनता के सामने सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ विकास और योजनाओं की जानकारी देना होना चाहिए, न कि किसी राजनीतिक पार्टी का प्रचार। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के इस कदम से लोकतांत्रिक नियमों का उल्लंघन हुआ है। विधायक ये भी उन्होंने कहा कि वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसे राजनीतिक हाईजैकिंग घटनाएं जो हैं वो ना होने पाएं। कानपुर की सियासत एक बार फिर से सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। मामला मार्च 2024 में कानपुर में हुई बड़ी छापेमारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें 30 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई थी। अब सोलंकी के साथ साथ उनके करीबी सहयोगियों को भी समन जारी किया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि कानपुर के 5 बड़े चेहरे भी ईडी के रडार पर हैं। जब वो इसी पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी से बात की गई तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार की ओर से इरफान सोलंकी को बेवजह फंसाया गया है। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सब बेबुनियाद हैं। विधायक अमिताभ वाजपेयी का ये कहना है कि इरफान सोलंकी को कोर्ट ने सभी मुकदमों में बरी कर दिया और सरकार को भी अब इरफान को छोड़ देना चाहिए। अब देखिए, ये जो सूचनाएं हैं ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। इसकी पुख्ता जानकारी हमको नहीं है। अभी तो हम ये कामना करते हैं कि इरफान भाई जल्दी जल्दी बाहर आ जाएं, क्योंकि बेल हो चुकी है आखिरी मुकदमे तक में और उसका परवाना जैसे ही जाएगा वैसे ही वो छूट जाएंगे। ईडी की जहाँ तक सवाल है तो इसकी हमें पुख्ता जानकारी नहीं है। ये सही है कि कई मीडिया रिपोर्टें आ रही हैं जिसमें ऐसा बताया जा रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, पर हम ये कामना ही करेंगे कि इन सबसे वो मुश्किलें कम हो जाएं और वो जल्दी निकल के बाहर आ जाएं। ये जो सारे आरोप हैं जो बांग्लादेशी से लगा करके ये बांग्लादेशी वाला आरोप तो शुद्ध सरकार का फंसाने वाला आरोप है। अब देखिए, ये जो सूचनाएं हैं ये मीडिया के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। इसकी पुख्ता जानकारी हमको नहीं है। तो सपा के पूर्व विधायक कि जो मुश्किलें हैं वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि ईडी ने जो है चार्जशीट दाखिल कर ली है। अब लगातार जो है जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर हो सकती हैं, ऐसे जो है आरोप लग रहे हैं, बातें सामने आ रही, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की है। सोमवार को लखनऊ दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए गए। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कानपुर से सत्येंद्र जुड़ गए। सत्येंद्र, जिस तरीके से अब ये सपा के पूर्व विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, ईडी का नोटिस, क्या जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने वित्तीय अनियमितताओं और बांग्लादेशी नागरिक को आश्रय देने के आरोप में चार्जशीट दाखिल की है। ये मामला 2024 में हुई कानपुर में छापेमारी से जुड़ा बताया जा रहा है। तो सोमवार को जो है लखनऊ दफ्तर में पेश होने के आदेश मिले हैं इरफान सोलंकी की तरफ से। उनके समर्थकों की तरफ से क्या कोई इसको लेकर प्रतिक्रिया आ रही है? जी बिल्कुल, जो कानपुर आर नगर से सपा विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, उनका साफ कहना है कि ये सरकार में एक दबाव बनाने के तरीके से ये कार्रवाई कराई जा रही है सरकार की तरफ से, जो कि पूर्णतः निराधार है। चलिए, हालांकि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सत्येंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
विदेशी नागरिकों को जो है शय देने के आरोप में जो है ईडी ने नोटिस जारी किया है। सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। सोमवार को जो है ईडी दफ्तर में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब जो है अब इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके से मामला जो है अब आगे बढ़ता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी पर। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। Daily 24 भारत पर।